हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, चैप्टर सेकंड जिसका नाम है गाउस का नियम। गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। अभी तक हम लोगों ने कूलॉम के नियम से विद्युत क्षेत्र को निकालना सीखा। कई सारे ऐसे सिस्टम्स हमारे पास आते हैं, कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हमारे सामने आते हैं जिनमें हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कूलॉम्स लॉ से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर गाउस का नियम जो है उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को थोड़ा सा इजीली हमारे लिए क्या होता है सोल्व कर पाते हैं यूजिंग गाउस लॉ। तो गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा फाई से। ऐसे एक सर्कल बना दीजिए और एक डंडा बीच में खींच दीजिए और यहां दीजिए ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है इसका सिंबल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे अपन? क्षेत्रफल। और आज हमें पता लगेगा क्लास 12th में आने के बाद कि क्षेत्रफल एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की बात करें तो हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये है x, ये है y और ये है मेरे पास z अक्ष। यहां मैंने एक स्क्वायर बनाया एक्स वाई प्लेन में। इसकी साइड a है और ये साइड भी a है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। डॉग पसंद नहीं है तो मत लो। ओ बिंदु ले लीजिए, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं पूछता हूं कि यहां पर इस सरफेस का एरिया कितना होगा, तो एक 5वीं क्लास का बच्चा आता है, ठीक है, छोटी क्लास का बच्चा आता है, कहता है सर एरिया जो है वो होगा a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक क्लास 12 का स्टूडेंट आता है और वो बताता है कि सर एरिया जो है, एरिया को अपन किससे लिखेंगे? a से। कि सर एरिया यहां जो है वो एक प्रकार से लिखा जाएगा a वेक्टर इज इक्वल टू ab वेक्टर क्रॉस bc वेक्टर। और ab वेक्टर कितना है? a मल्टीप्लाई bc वेक्टर कितना है? a और a कितना बना आपका? a स्क्वायर बना। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? अच्छा, तो सर इसीलिए शायद आप क्षेत्रफल को सदिश क्षेत्रफल कहते हो, क्योंकि वो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर ये तो मैग्नीट्यूड आया, कि डायरेक्शन कहां आई? हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, मतलब परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। सो दिशा कहां आई?
दिशा निकालने के लिए बच्चों याद करो क्लास 11th हमेशा देखो, इधर देखो, मान लीजिए मेरे पास कहीं लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर की प्लेन के परपेंडिकुलर आर वेक्टर होता था, यानी कि आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, ए व बी के सतह के, ठीक है। आर किसके लंबवत है बेटा, ए और बी के सतह के लंबवत। तो यहां पर ए और बी के द्वारा जो सतह बनाई गई है, जो प्लेन बनाया गया है, वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा, जेड। इसका मतलब ये हुआ सर कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो बाहर होगी केकेएफ या फिर अंदर की ओर होगी माइनस का केकेएफ। तो यहां पर लगाएंगे अपन या तो केकेएफ बाहर की ओर या फिर ए स्क्वायर माइनस का केकेएफ। बात समझ में आई नहीं आपको? तो कुल मिलाकर के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, सतह के लंबवत होती है। अब या तो वो लंबवत बाहर की ओर रहेगी या लंबवत अंदर की ओर रहेगी। अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड भी क्या है, मेरा एक प्लेन बना हुआ है बेटा, ये इसका y अक्ष, ये इसका x अक्ष। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर बात बोलूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर कहां जाओगे, बाहर की ओर जाओगे या फिर अंदर की ओर जाओगे? समझ रहे मेरी बात को? ये प्लेन है और इस प्लेन के अभिलंबवत बात करूं मैं, अभिलंबवत बाहर आ रहा है या अभिलंबवत अंदर जा रहा है, तो ये बनेगा आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक, चलिए इसीलिए हम लोग क्या बोलते आते हैं अब तक कि आपका क्षेत्रफल नहीं सदिश क्षेत्रफल कहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यहां तक बात सबको क्लियर है। अगर यहां तक बात सबको क्लियर है तो कहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं इसको रफ भी करता हूं, साथ के साथ आप नोट करते हुए चलिए। तो इतनी बात मुझे समझ में आती है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रफल जो है वो स्केलर नहीं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दो सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की डायरेक्शन है, यानी कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जेड आएगा, जेड या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा। अरे भाई हम लोग जानते हैं ना, एक्स अक्ष को लिखते हैं अपन डायरेक्शन में आई के, वाई अक्ष की दिशा को लिखते हैं जे के, और जेड को अपन लिखते हैं के। भूलना नहीं, 11th के कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं। सर क्या करें हम लोग, क्या 12th में आ चुके हैं ना, तो सोच रहे हैं कि 11th को भूल जाएं। अरे भाई ऐसा मत करना, 11th के कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को दिमाग में रखते हुए चलना। राइट, अब बात करते हैं अपन आगे। चलिए बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, बी एल ओरिजिन। हमसे पूछा गया है एरिया वेक्टर बताइए। मैंने कहा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एल इंटू बी, हाँ या ना? डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक्स जेड प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, जे या फिर माइनस जे। बात समझ में आपको आ रही है या नहीं आ रही है? अरे भाई
एल बी जो है यानी कि जो एरिया जो है वो आपका एक्स जेड प्लेन में है, तो फिर इसके परपेंडिकुलर क्या होगा वाई, और वाई या तो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर होगा, तो या तो प्लस जे होगा या फिर माइनस जे के होगा। बात समझ में आई है? और देखो जेड वाई एक्स, बताइए एरिया वेक्टर क्या हुआ? सदिश क्षेत्रफल क्या होगा? सर जी पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत महान काम किया। डायरेक्शन क्या होगी? सर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर तो क्या बनेगा के बनेगा, या तो बाहर की ओर बनेगा अभिलंब, या अभिलंब अंदर की ओर बनेगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? सदिश क्षेत्रफल जो होता है उसकी जो दिशा होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर फाइंड आउट की जाती है। तो यहां बनेगा आपका के, यह बनेगा बच्चों माइनस का के। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। आज से ध्यान रखना है वो वेक्टर जो है एक स्केलर नहीं, वो एक एरिया जो है एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो सदिश क्षेत्रफल कहलाता है। समझिए बात आप? तो बढ़ते हैं बच्चों आगे और करता हूं मैं इसको रफ। कर दो सर, आपके हाथ की बात है और तुम्हारे हाथ में क्या है? वीडियो पोस्ट करना। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। कहां चलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। सर जी विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो देखिए जरा विद्युत फ्लक्स होता क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? फाई ऑफ ई से डिनोट करते हैं। अब फ्लक्स होता क्या है जरा देखो मेरी बात, गौर से सुनिएगा। किसी सतह के अभिलंबवत किसी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर दूं इन सिंगल लाइन तो मैं बोलूंगा कि सर काउंटिंग ऑफ लाइंस, काउंटिंग ऑफ लाइंस इज इक्वल टू फ्लक्स। ध्यान रखना बच्चों, फ्लक्स क्या है? जितनी आपके पास बल रेखाएं हैं वही फ्लक्स है। तो देखो कोई भी सतह अगर उसके अभिलंबवत गुजर रही है बल रेखाएं तो वो कहलाएगी आपके पास फ्लक्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है? तो इस सरफेस पर बात करूं मैं कि सरफेस से बल रेखाएं कहां गुजरेगी या इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, तो सुनना जरा मेरी बात। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे अभिलंबवत बल रेखाएं गुजर रही है 1 2 3 4 5 6 कितनी भी गुजर रही हो, तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? उन बल रेखाओं की संख्या के बराबर। समझ में आई मेरी बात? तो अभिलंबवत बाहर की ओर तो ये होगा और एक ऐसे पीछे बनेगा ऐसे,
अगर उसको पीछे घुमाऊं, देखो ये समझो आप, ये तो अभिलंब इधर और ये अभिलंब इधर। क्लियर बात सभी को? तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, अगर बल रेखाएं जो है सतह के अभिलंब गुजर रही है तो वह कहलाएगी आपकी बल रेखाएं, सॉरी फ्लक्स कहलाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर के हमें कुछ नहीं करना है, लाइंस को काउंट कर लेना है, वही क्या कहलाएगा आपका फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बात सुनो, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब अगर सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसमें ये कोई सरफेस है, तो मैंने बोला कि यार इस सरफेस से कितनी लाइंस गुजर रही है, आपने बोला सर 1 और 2, तो मैंने कहा ये फ्लक्स कितना हो गया सर जी 2, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए, तो आपने बोला सर इस सतह से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, काउंटिंग ऑफ लाइंस, बोला कि सर आपने 2, मैंने कहा वाह यार, और देखो देखो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ध्यान रखना, इसके लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, अगर विद्युत बल रेखाओं की संख्या का घनत्व किसी स्थान पर ज्यादा होता है तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। अच्छा, यानी कि सर विद्युत बल रेखाओं की संख्या का घनत्व, ज्यादा बल रेखाएं एक साथ मिल जाती है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जरा ध्यान देना, मैंने कोई सरफेस जो है ऐसा बनाया है, इस सतह की बात करें अपन तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए आप मुझे, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए आप मुझे। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार इस सतह के अभिलंब को गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या देख लो आप, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सर फाई का मान कितना आ गया 7। इसका मतलब ये हो गया सर कि जितनी ज्यादा बल रेखाएं पास-पास में होगी उनका डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही क्या होगा, फ्लक्स होगा। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, बल रेखाएं कम है, इसका मतलब फ्लक्स भी कम है। डेंसिटी बढ़ गई किसकी, बल रेखाओं की डेंसिटी बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई, तो क्या बढ़ गया आपका, फ्लक्स बढ़ गया। बात समझ रहे हो ना आप मेरी, बल रेखाओं की संख्या का घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, वहां पर फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। देखो आप कितनी पास-पास है बल रेखाएं, घनत्व कितना ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बढ़ गया, और विद्युत क्षेत्र जितना बढ़ गया उतनी ही लाइंस इसमें सतह से क्या करने लगी, पास होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना फ्लक्स का मान बढ़ गया। तो यहां से मुझे एक बात पता लगी, फ्लक्स अनुक्रमानुपाती विद्युत क्षेत्र, बात समझ रहे हो ना आप मेरी, फ्लक्स क्या है, अनुक्रमानुपाती विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात और
ये तो आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में दिखाते हैं आपको। ये केवल आपके समझने के लिए बस, ठीक है ना, ऐसे कोई इनको जरूरत है आप नोट करो, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, मान लीजिए सर ये कोई फेड लाइन से बल रेखाएं, अब की बार मैंने एरिया बढ़ा दिया, जितना बड़ा क्षेत्रफल आप लोगे उतनी ही बल रेखाएं इस क्षेत्रफल में से जा पाएगी, और जितनी बल रेखाएं इस क्षेत्रफल में से निकलेगी उतना ही फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है सर, काउंटिंग ऑफ लाइंस। समझ रहे हो बात का? बड़ा एरिया मैंने लिया, कई सारी लाइन निकलती जा रही है, मैं तो काउंट करता जा रहा हूं, मेरे को फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी कि फ्लक्स क्या होता है सर, आपके एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि phi of E proportionally of A। बात समझ रहे हो आप? एरिया आप बढ़ा दोगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, इधर से आप विद्युत क्षेत्र बढ़ा दोगे तो आपकी तीव्रता सॉरी फ्लक्स का माना बढ़ जाएगा। दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है आपका फ्लक्स। सर ये इतना रामलीला, इतनी ज्यादा आप बातें क्यों कर रहे हो? फ्लक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए ना। मैंने कहा भैया फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये है आपके पास, phi of E is equals to E vector dot of A vector, ये होता है आपका फॉर्मूला। और देखो डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्लास 11th AB cos थीटा, तो यहां से बनेगा EA cos थीटा। अच्छा ये है सर सूत्र इसका, मैंने कहा हाँ भाई यही है। तो सर अगर ये फॉर्मूला है तो ये E का और A का तो मामला समझ में आ रहा है, लेकिन थीटा का क्या केस बनेगा? तो मैंने कहा इधर देखो, मान लीजिए ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा इस चीज को, ये है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच का एरिया कितना बेटा, थीटा। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहां पर फील्ड लाइंस क्या है? फील्ड लाइंस जो है ऐसी तिरछी निकल रही है, ठीक है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है आपकी, कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। कौन? फील्ड लाइंस। तो अगर बात करो भैया यहां पर फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहां पर फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो आप लोग कहोगे सर फ्लक्स की परिभाषा आपने बताई थी कि विद्युत बल रेखाओं की जो सॉरी विद्युत बल रेखाएं जो है वो अभिलंबवत गुजरनी चाहिए। कैसे गुजरनी चाहिए? अभिलंबवत गुजरनी चाहिए। ये तो अभिलंबवत गुजर नहीं रही। मैंने कहा अगर मैं इसका एक कंपोनेंट यहां ले लूं E cos थीटा और एक कंपोनेंट में यहां ले लूं E sin थीटा, तो आप बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कौन से घटक से हमें फ्लक्स मिलेगा? E sin थीटा से कि E cos थीटा से? सर E cos थीटा से। आपने तो बताया था कि सतह के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं लेंगे हम लोग, ये कंपोनेंट लेंगे। तो जरा लीजिए फ्लक्स बनेगा आपका E cos थीटा और ये बनेगा आपका A, तो यहां से बनेगा आपका phi of E is equals to E A cos थीटा। मैंने कहा वाह गजब, अच्छा ये है बात, वेरी गुड सर, ऐसे आपने समझा दिया करो। और इसी चीज को अपन वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर बात सभी को? तो कुल मिलाकर के अगर आपकी जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो आपके एरिया वेक्टर
कि डायरेक्शन में नहीं है, वो एरिया वेक्टर से थीटा कोण पर है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक कंपोनेंट लोगे, एक घटक आप लोगे कहां पर, विद्युत सॉरी एरिया वेक्टर की दिशा में, जो लिया आपने e cos थीटा, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां बनेगा आपका डॉट प्रोडक्ट। क्लियर बात? अच्छा सर एक बात और सुनो, यहां पर ये तो बन गया चलो फॉर्मूला, अच्छी बात है, ये है हमारा फॉर्मूला सूत्र। प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि डॉट प्रोडक्ट से तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती थी, वेक्टर के स्केलर, सब स्केलर। मैंने कहा वेरी गुड, स्केलर। इसका मतलब फ्लक्स कौन सा है, वेक्टर या स्केलर? सर जी स्केलर। स्केलर आप तो समझते हो ना आप लोग, अदिश राशि। फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि, भूलने का नहीं। क्लियर बात? इतना नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि फ्लक्स ऑफ फाई ऑफ ई आपने बताया हमें ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, या फिर आपने बताया इसको ई ए कोस थीटा। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हो, क्या कहा मैंने, सही पकड़े हो, ठीक है। उसका मतलब, इसका मतलब ये सर कि डॉट प्रोडक्ट हमें देता है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, तो ये दिया आपने स्केलर, इसका मतलब आपका फाई क्या हो गया, फ्लक्स क्या हो गया, आपकी अदिश राशि, जिसमें केवल केवल क्या चाहिए आपको, परिमाण चाहिए, दिशा की बात हम लोग नहीं करेंगे। अरे सर ये बात तो आप नहीं बताते तो भी हमें बताती हो, ठीक है सर, भाई समझ आ रही वाली बात आप लोगों को, अच्छी बात है। अब इधर देखो, मान लीजिए ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है बच्चों इसका एरिया वेक्टर, क्या है ये, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। कितना एंगल है ये, थीटा एंगल है। अरे सर एरिया वेक्टर तो या तो लंबवत ऊपर जाएगा या लंबवत नीचे जाएगा, समझ पा रहे ना बात आपको। मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में एक चीज और बता दूं, सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल 2D सतह में अभिलंबवत होता है दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में। यानी कि सिंपल सी बात, ये कोई मेरे पास सरफेस है, ठीक है, इधर देखो आप, इसको भी छोड़ो, ये देखो इसको मैंने बना लिया यहां पर, ये रहा एरिया वेक्टर, ऐसे ही ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये सदिश क्षेत्रफल नीचे की ओर, ये सदिश क्षेत्रफल ऊपर की ओर, क्योंकि ये कैसा सरफेस है बेटा, ओपन सरफेस, इसको बोलते हैं अपन खुली सतह। 2D का मतलब क्या होता है, खुली सतह। आई क्या बात समझ में, ये ओपन ही तो है कि पूरा पैक थोड़ी, पैक तो जब होगा इधर दीवार खड़ी कर दो, 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 ऊपर से छत डाल दो, बन गया पूरा कमरा, हो गया पैक साफ। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो भैया वो एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा सतह में क्या होता है, अभिलंबवत ऊपर अभिलंबवत नीचे। ऐसे करोगे तो यूं, इसके बाद यूं, ऐसे रखोगे तो यूं, इसके बाद यूं। क्लियर बात? चलो
इतनी बात क्लियर आती है आपको तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बताइए अब फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स कैसे निकलेगा। फ्लक्स का इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट तो ये आ रहा है यहां पर ई साइन थीटा, एक कंपोनेंट यहां आएगा आपका ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। मैंने कहा वेरी गुड। तो जरा बताइए कैसे मिलेगा। सर इंटेंसिटी का एक घटक ले लो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, तो मैंने कहा ले लिया, तो कितना लिया आपने, ये cos थीटा। बात समझ में आई या नहीं आया आपको, क्लियर बात। ये था बेटा पूरी फ्लक्स की पिक्चर, राइट, नोट करिए। चलो एक बात और ध्यान देना, इस फॉर्मूले में ये कोस थीटा थीटा where theta is angle between E and A, E और A के बीच का क्या होगा, आपके कोण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। रखोगे ध्यान सब, करो एक क्वेश्चन, आ जाओ। सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या करो, सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, सतह से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। बड़ी जल्दीबाजी में थे हम, बोला सर ई ए कॉस थीटा और ई ए कॉस 30 का मान √3/2। अगर आपने कर दिया तो आपने कर दिया इसको पूरा गलत। सर एंगल है तो सही तेजी गई, फिर क्या समस्या है यहाँ पर। अरे भाई लोगों एंगल यहां से थोड़ी देखना है, एंगल तो ई और ए के बीच का देखना है, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पुट करोगे आप, फाइव ऑफ ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ 60। ये बात समझ आ गई, ई ए 1/2 यानी कि ये बाई 2, ठीक है। अच्छा सर आपने पूरी बातें कर दी, यूनिट की तो बात करी नहीं, यूनिट बताई नहीं। अरे भाई यूनिट का क्या बताना यार, यूनिट तो बच्चों का खेल है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आई नहीं बात आपको, आई होप आगे भी समझ में। तो बेटा ध्यान देना एंगल आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको एंगल ये वाला लेना है, ई और ए के बीच का एंगल लेना है आपको, ठीक है। चलो नोट करो।